तो आज मैं आपके लिए एक्चुअली में विलियन जो चैप्टर है अपना अध्याय 2 अंक भार 3 इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। पिछले साल में ये प्रश्न अवेलेबल कराए थे, तो इन प्रश्नों में बहुत कुछ आया था बच्चों पेपर में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम सल्फेट AlCl3 यूरिया और NaCl, ये हमें कितने पदार्थ दिए हैं बच्चों? 1 2 3 4 दिए हुए हैं। ठीक है, इन चारों पदार्थों की बच्चों सांद्रता दी हुई है 0.1 मोलालता के रूप में दी हुई है सांद्रता। मतलब इस विलयन की सांद्रता भी 0.1 मोलाल है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। तो इनके क्वथनांक का बढ़ता क्रम लिखो। अब बच्चों क्वथनांक का बढ़ता क्रम वही होगा जिसके अनुसार क्वथनांक में उन्नयन अधिक होगा। मतलब जिस विलयन के क्वथनांक में उन्नयन अधिक होगा तो उस विलयन का क्वथनांक उतना ही उच्च होगा। NaCl को जल में घोलेंगे तो सीधी सी बात है, जल का क्वथनांक कितना होता है बच्चों? बताओ, याद करो कितना होता है? 373 केल्विन। लेकिन NaCl को घोल देंगे तो कुछ बढ़ जाएगा, तो क्वथनांक में क्या होगा? उन्नयन होगा। ठीक है, ऐसे ही LaLCl3 घोलेंगे तो भी बढ़ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन ये पूछा है कि इनमें से सबसे ज़्यादा किस केस में बढ़ेगा? तो देखिए, सबसे ज़्यादा उस केस में बढ़ेगा जिस केस में 1 मोल से प्राप्त कण अधिक होंगे। अब मुझे बताओ, 1 मोल से प्राप्त कण AlCl3 के 1 मोल से प्राप्त कण कितने होंगे? ये वियोजित होगा AlCl3, तो ये 4 कण बनाएगा। सोडियम सल्फेट कितने कण बनाएगा बोलो? 3। एक सल्फेट का, 2 सोडियम के। यहाँ 3 क्लोरीन के बनेंगे, क्लोराइड के, और 1 एल्यूमिनियम के बनेगा। 4 कण बनेंगे, यहाँ 3 बनेंगे, यहाँ 2 ही बनेंगे। और यूरिया जो है सहसंयोजक यौगिक होता है बच्चों, ये फॉर्मूला है इसका, और इसका आयनीकरण नहीं होता। तो ये एक मोल लेंगे तो ये 1 मोल के रूप में ही रहेगा, यानी इसका आयनीकरण नहीं होगा। तो सबसे कम कण इस केस में, उससे ज़्यादा इस केस में, उससे ज़्यादा इस केस में, सबसे ज़्यादा इस केस में। तो क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, और अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? जो विलय के कणों की संख्या के अनुसार बढ़ जाते हैं। तो विलय के कण सबसे अधिक इस केस में आ रहे हैं, तो इसके अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कि क्वथनांक में उन्नयन सर्वाधिक होगा। तो सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा बच्चों? AlCl3 के जलीय विलयन का, उससे कम सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन का, उससे कम NaCl के जलीय विलयन का, सबसे कम यूरिया के जलीय विलयन का। ठीक है, इन सबकी सांद्रताएं कितनी दी हुई है? 0.1 मोलाल दी हुई है, लेकिन प्राप्त कण सबसे अलग अलग हैं, सबसे ज़्यादा इससे प्राप्त हो रहे हैं, तो इसीलिए ये क्रम ऐसा आ रहा है। हेनरी का नियम क्या है बच्चों? ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, तो परिभाषा वहाँ से देख के आप लिख लेना। ये वाली परिभाषा में इसने क्या माना है? एम ले रखा है, विलय का भार, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, अच्छा, अब अपन बात कर लेते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 की। हेनरी नियम से हमें ये सिद्ध करना है कि स्थिर ताप पर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, विलयन जो होता है उसमें गैस के आयतन की मात्रा दाब से प्रभावित नहीं होती। यानी गैस के जो आयतन की मात्रा होती है बच्चों V, ठीक है ना, वो कांस्टेंट होती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों इसके लिए आदर्श गैस समीकरण सीधे सीधे यहाँ पे काम आ जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। PV बराबर nRT आदर्श गैस समीकरण। अब बच्चों एक बात बताओ, N क्या है? मोलों की संख्या है। कौन सी गैस? N मोलों की संख्या। किस गैस के मोलों की संख्या है ये? जिस गैस को हम विलयन में घोल रहे हैं, N। तो वो कौन सी है बच्चों? हमारे पास कोई भी गैस हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह। लेकिन मोलों की संख्या N जो होती है उसको अपन लिखते कैसे? भार बटा अणुभार से। तो मोलों की संख्या N बराबर, यहाँ इसने लिख रखा है भार को स्मॉल m से लिख रखा है, और अणुभार को कैपिटल M से। यहाँ पर आप W भी लिख सकते हो, भार को W बटा कैपिटल M, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इस P को इसने इधर भेज दिया बच्चों। ठीक है, तो क्या हो गया? M/P RT/M हो गया, इस तरह लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब एक बात होता है, हेनरी के नियम से अगर अपन देखें, हेनरी का नियम क्या कहता है भाई? भार जो होता है, भार, गैस का जो भार होता है W, या इसने इसको M मान रखा है, ठीक है, वो बराबर क्या होता है बच्चों? KP। ठीक है, तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं? M/P बराबर K। तो यहाँ पर जो M/P ने M को अपन W भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। W/P K के बराबर होगा, यहाँ K रखेंगे। ठीक है, R कांस्टेंट और T कांस्टेंट रहता है। ये बच्चों हेनरी के नियम में निश्चित ताप पर घोली जाती है गैस। R कांस्टेंट है, M अणुभार, कोई भी गैस हमने लिया उसका अणुभार निश्चित होता है। जैसे CO2 का अणुभार 44 हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, इस तरह इन सब के ये सब कॉन्स्टेंट हो गए। K ये भी कॉन्स्टेंट है, तो आयतन में क्या हो गया बच्चों? कॉन्स्टेंट। इस तरह से हमने हेनरी के नियम से सिद्ध किया कि स्थिर ताप पर बच्चों क्या होता है? विलयन में गैस के आयतन की मात्रा यानी V, ये हमेशा क्या रहती है? स्थिर रहती है, और ये दाब से प्रभावित नहीं होती, स्थिर रहती है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इस पर देख सकते हो। कुछ भी नहीं, P बराबर nRT ले लिया, N में कुछ भी नहीं है। मोलों की संख्या क्या होती है? भार बटा अणुभार, क्लियर। और यहाँ इस P को नीचे ले लिया, भार बटा P, ये K होता है हेनरी के नियम से। फिर ये सब कुछ कांस्टेंट हो गया, तो V बराबर K आ गया, कांस्टेंट आ गया। अच्छा, जल के क्वथनांक का क्या हो गया? यदि 1 चम्मच चीनी उसमें डाले तो सीधी सी बात है, जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। सब जानते हैं चीनी अवाष्पशील विलय है, जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा? क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म काम आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परासरण दाब काम आएगा। भाई अणुसंख्यक गुणधर्म 4 है हमारे पास, कौन कौन से? जरा एक बार रिवाइज करो। पहला अणुसंख्यक गुणधर्म है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा बोलो हिमांक में उन्नयन। तीसरा बोलो
क्वथनांक में उन्नयन हो गया दूसरा, तीसरा हिमांक में अवनमन, चौथा परासरण दाब। तो परासरण दाब जो होता है उसको हम अगर प्रोटीन के लिए माप लें, ठीक है, तो उससे हम उसका अनुभार बता सकते हैं, ठीक है। ये भी मतलब आपको सीधा ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाता है प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म काम आता है, तो कौन सा आता है, चौथे नंबर का परासरण दाब। ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। मैंने कल वाले वीडियो में डाला था, किसी यौगिक के जलीय विलयन का क्वथनांक इतना है, इस विलयन के जलीय विलयन का क्वथनांक दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है बच्चों, जलीय विलयन का क्वथनांक टी भी दे रखा है। इस विलयन के हिमांक की गणना कीजिए इन टी एफ की, कल ही बताया था। जल के लिए के एफ और के भी दे रखे, दो समीकरण बनेंगे और उनको अपन क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। देखो इस तरह से बनेंगे दो समीकरण। देखो ये डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा टी बी माइनस टी बी नॉट, सही कर लेते हैं, विलियन का क्वथनांक ये उस तरह से। टीबी क्या है, विलियन का क्वथनांक माइनस टीबी नॉट विलायक का क्वथनांक, ठीक है। 100.26 विलियन का क्वथनांक है, जल के लिए विलायक का क्वथनांक 100 हो जाएगा जल का, तो ये आ जाएगा अपना आंसर डेल्टा टीबी, ठीक है। डेल्टा टीबी के बी इंटू एम होता है और डेल्टा टी एफ के एफ इंटू में, दोनों समीकरण डिवाइड करेंगे क्योंकि विलियन तो वही है, तो एम से एम कट जाएगा, आई भी यहाँ पर लेंगे, आई भी कट जाता है। कल वाले वीडियो को आप ध्यान से देखना, वही न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा टी बी की वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे, ये दोनों दिए हुए हैं, डेल्टा टी एफ की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। अब डेल्टा टी एफ क्या होता है, टी एफ माइनस ये हो जाएगा अपना हमारे पास टी एफ माइनस टी एफ नॉट माइनस टी एफ होता है। देखो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग, कोई दिक्कत नहीं, टी एफ नॉट माइनस टी एफ हो जाएगा। टी एफ नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ये जीरो होता है, माइनस विलियन का क्वथनांक कितना है डेल्टा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये डेल्टा टी एफ, टी एफ इक्वल टू क्या होगा, टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ होगा। सेम कल वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कर लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो LiCl का सैद्धांतिक अनुभार और प्रेक्षित अनुभार, सैद्धांतिक अनुभार और ध्यान से सुनना, सैद्धांतिक अनुभार और प्रेक्षित अनुभार 42.5 और 25 है बच्चों। वांट ऑफ गुणांक का मान, वांट ऑफ गुणांक क्या होता है बच्चों, आई, इसका मान एवं वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा क्या होती है बच्चों, एल्फा, ये दोनों हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अब इस इंपॉर्टेंट बात है कि LiCl हमें दिया हुआ है, इसका सैद्धांतिक अनुभार और प्रेक्षित अनुभार दिया हुआ है। आई के 3 फॉर्मूले मैंने क्लास में बताए थे। पहला फॉर्मूला मैंने लिख दिया, आई बराबर होता है प्रेक्षित कण बटा सैद्धांतिक कण, याद आ रहा है, प्रेक्षित कणों की संख्या बटा सैद्धांतिक कणों की संख्या। अगर प्रेक्षित कणों की संख्या और सैद्धांतिक कणों की संख्या बराबर आ जाती है तो आई का मान 1 आएगा, यानी उस केस में ना तो संगुणन होगा ना वियोजन होगा। लेकिन अगर प्रेक्षित कण ज़्यादा आ रहे हैं सैद्धांतिक से तो इसका मतलब वियोजन हो रहा है, तो आई का मान 1 से ज़्यादा आएगा। अगर प्रेक्षित कण कम आ रहे हैं सैद्धांतिक से तो आई का मान 1 से कम आएगा, इसका मतलब संगुणन हो रहा है, ये ध्यान रखना। अच्छा एक फॉर्मूला और होता है इसका, आई बराबर भाई प्रेक्षित कण अगर अधिक होंगे, मुझे एक बात बताओ, तो प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म भी अधिक होंगे, क्योंकि अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं, जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो प्रेक्षित कण अगर अधिक होंगे तो प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म भी क्या होंगे बच्चों, अधिक होंगे। और सैद्धांतिक कण अधिक होंगे तो सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म भी अधिक होंगे, उस हिसाब से लिखा है। तो ऊपर ये दूसरा फॉर्मूला बन गया, प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, कोई भी अणुसंख्या गुणधर्म अपने विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों, विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म प्रेक्षित अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म बराबर 1 बटा प्रेक्षित अणुभार, और सैद्धांतिक अणुसंख्या गुण 1 बटा सैद्धांतिक अणुभार। तो अणु अणु जब अपन अणुभार के रूप में इस सूत्र को लिखेंगे, आई के सूत्र को, तो प्रेक्षित नीचे आ जाएगा, सैद्धांतिक ऊपर चला जाएगा, इसलिए सैद्धांतिक अणुभार ऊपर आ रहा है और प्रेक्षित अणुभार नीचे आ रहा है। 3 फॉर्मूले में क्लास में समझाए थे अच्छे से, पर ये रिवाइज करो उसको। सैद्धांतिक अणुभार LiCl का कितना दे रखा है बच्चों, 42.5 और प्रेक्षित अनुभार 25। अच्छा दिमाग लगाने वाली बात यह है कि प्रेक्षित अनुभार कम क्यों आ रहा है, क्योंकि LiCl का जो एक मूल यौगिक होता है वो टूट जाता है ना, बिखर जाता है 2 पार्टिकल्स में, तो उसका लगभग आधा रह जाता है उसका अनुभार, आधे से कुछ कम रह जाता है, ठीक है। इसका तरीका होता है निकालने का, 42.5 बटा 25 सैद्धांतिक है, प्रेक्षित है, तो 1.7 आ जाएगा हमारे पास आई, कितना आ जाएगा बच्चों, 1.7 आ जाएगा आई, ठीक है। अच्छा अब अपन देखते हैं, आई हमारे पास मिल गया, 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1 से ज़्यादा मतलब वियोजन हो रहा है, ठीक है, आई की माने ज़्यादा आ रहा है। अब वियोजन की मात्रा और आई के बीच एक संबंध होता है, कल भी हमने यूज किया था फॉर्मूला, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर आई वांट ऑफ गुणांक -1 अपन n-1। एन क्या है बच्चों, जब किसी पदार्थ का 100% वियोजन हो जाता है तो उससे प्राप्त कितने कण हमें मिलते हैं, वो एन है यहाँ पर। तो LiCl का जब 100% वियोजन हो गया तो इसे 2 कण प्राप्त होंगे, तो यह n हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। आई का मान हमें 1.7 मिल ही गया बच्चों, 1.7 में से 1 गया, तो ये देखो n बराबर 2 - 1 नीचे 1 रह जाएगा, आई का मान 1.7 - 1 करेंगे
0.7 रह जाएगा, यानी अल्फा का मान आ गया 0.7। परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से गुणा कर दो इसको 70%, यानी हमारे LICL का कितना वियोजन हुआ है अभी 70% वियोजन हुआ है। अगर 100% वियोजन हो जाता तो आई का मान कितना आता, 2 आता। कितना आता बच्चों, 2। लेकिन अभी कितना परसेंट वियोजन, 70%। तो 70% मतलब आई का मान 1.7 आ रहा है, यानी 2 का 70% आ रहा है। ठीक है, चलो इस तरह से अपन निकाल लेंगे। अब देखिए 2 विलियन जो कि समपराशरी नहीं है, एक दूसरे के सापेक्ष कैसे नामित करेंगे, आराम से अति पराशरी होगा, एक दूसरा अल्पपराशरी हो गया। ये क्वेश्चन राउल्ट के नियम पर आधारित है, इसको आप इजीली देख लेना। ये मैंने करा दिया HCl गैस बेंजीन के अपेक्षा जल में अधिक विलय, क्योंकि जल आयनिक होता है, HCl भी आयनिक होती है, बेंजीन जो है वो अध्रुवीय होता है, तो HCl जल में घुलेगी। समान ताप पर समान पात्र में विलायक की सतह विलयन की सतह से नीचे इसलिए होती है क्योंकि विलायक पर अधिक दाब लगता है और विलयन पर कम दाब लगता है, क्योंकि दाब के वाष्प दाब का क्या हो जाता है बच्चों, अवनमन। ये भी बहुत ईजी है। राउल्ट का नियम क्या है, ये भी मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, कि निश्चित ताप पर वाष्पशील विलय कोई भी घटक होगा उसका जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो उसके मूल बिंदु के समानुपाती होगा। जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब PA0। वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है बच्चों, ये भी देख लेते हैं। देखो वाष्प दाब का जो अवनमन होता है वो ये होता है कि शुद्ध विलायक जो होता है उसमें वाष्प दाब व विलयन के वाष्प दाब का भाई शुद्ध विलायक का वाष्प दाब PV0 होता है और विलयन का वाष्प दाब PS होता है। ये ज़्यादा होता है, विलयन का कम हो जाता है। वाष्पशील विलयन अपन जब मिलाते हैं ध्यान करो तो जो कमी होती है उसे अपन डेल्टा P यानी अवनमन कहते हैं। ठीक है, वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन की सहायता से विलयी पदार्थ का अणुभार कैसे निकालते हैं, तो ये समीकरण ये आपको काफ़ी बार मैंने आपको बता रखी, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला देखो यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, अगर आपके ध्यान हो कल ही मैंने डिराइव करा था डेल्टा P अपॉन P0 भी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, XP। उससे ये लिख दिया, एक्स को भी खोल के लिख दिया। तनु विलयनों के लिए कैसे लिखते हैं, कल का वीडियो देख लो समझ आ जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रश्न 17 छोड़ देना है, ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। हिमांक का अवनमन क्या होता है, ये भी आप जानते हो। शुद्ध विलायक का हिमांक बच्चों ज़्यादा होता है और विलयन का हिमांक कम हो जाता है, उसका अंतर होता है। शुद्ध विलायक का हिमांक TF0 है माइनस TF। ये TF0 क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक। ये TF क्या है, विलयन का हिमांक। तो ये ज़्यादा होता है, ये कम होता है, तो कमी क्या होगी, डेल्टा TF यानी हिमांक में अवनमन। ठीक है, अच्छा ये प्रश्न नंबर जो 19 है ये मैंने आपको कराया हुआ है क्लास में, लेकिन फिर से एक बार देख लो। 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोला गया है और हिमांक में जो बच्चों अवनमन आ रहा है वो 0.68 केल्विन पाया गया है ना। यानी ये हमें क्या दे रखा है बच्चों, डेल्टा हिमांक में अवनमन डेल्टा TF दे रखा है। ये हमें क्या दे रखा है बच्चों, 1000 ग्राम नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन यहाँ पर विलायक है, तो विलायक का हमें क्या दे रखा है, भार दे रखा है WB और 25.6 ग्राम ये क्या है, विलय WA यानी विलय का भार दे रखा है। ठीक है, सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। नेफ्थलीन के लिए KF का मान भी हमें दे रखा है। अच्छा अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अणुसूत्र होता क्या है एक्चुअली में। देखो अणुसूत्र होता है किसी अणु में जो परमाणु होते हैं उनकी वास्तविक संख्या को दर्शाने वाला सूत्र होता है। तो सल्फर के अणु में कितने परमाणु होंगे, भाई सल्फर का अणु है, सल्फर के अणु में होंगे कितने परमाणु, S के नीचे N लगा देते हैं, हमें नहीं पता कितने। जैसे जल के अणु में कितने परमाणु होते हैं, 3। 2 तो होते हैं हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, लेकिन हमें 2 और 1 3 ये परमाणु पता नहीं हो, इस तरह यहाँ पर देखना है। यानी N का मान हमें पता नहीं है कि कितने परमाणु हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, सल्फर का अणुसूत्र हमने SN मान लिया, अब इस SN से अणु भार कैसे निकालेंगे, सल्फर के 1 परमाणु का भार गुना N परमाणु, ऐसे तो निकालेंगे। तो इसका अणु भार कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है बच्चों, N गुना सल्फर का परमाणु भार, यानी सल्फर के 1 परमाणु का भार जो है ना 32, उसको N से गुना, N का मान हमें नहीं पता लेकिन N से गुना कर देंगे तो उसका अणु भार आ जाएगा कुल। अरे जल में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु होता है। अब हाइड्रोजन के 1 परमाणु का भार को 2 से गुना करेंगे और ऑक्सीजन के 1 परमाणु के भार से 16 से गुना करेंगे, तभी तो 18 आता है कि नहीं आता। तो सल्फर का अणु भार कैसे आएगा, जो उसके N परमाणु हो उसको 32 से गुना कर देंगे। जैसे मान लो 6 है, N का मान 6, 8 आना है यहाँ पर आंसर में। अब आंसर आपको पता है 8 आना है, लेकिन जैसे 8 है तो 8 गुना 32 256 आ जाए। क्लियर है नहीं, अच्छा तो अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर हमें अणु भार बराबर N गुना सल्फर का परमाणु भार पता है। तो अणु भार बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो अणु भार बराबर N गुना 32 हो जाएगा, क्योंकि सल्फर का परमाणु भार 32 होता है। अब हमें सिर्फ N का मान पता लगाना है, जो भी N का मान होगा वो कैसे यहाँ पे निकले। ठीक है, N का मान पता लगाना है और अणु भार हमें कहाँ से मिलेगा वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, N गुना 32 बराबर अणु भार में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो सुन लो कि हमें अणु भार अगर मिल जाए तो हम N निकाल लेंगे 32 का भाग अणु भार में। देखिए अब यहाँ पर अणु भार कैसे निकालेंगे, विलय का अणु भार इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे अपन। अच्छा इस फॉर्मूले में आप ध्यान रखना, इसने क्या A को B मान रखा है ना, तो यहाँ मैं A कर देता हूँ।
ठीक है, और यहाँ बी कर देता हूँ, बस ये फॉर्मूला रेडी है। इस फॉर्मूले में जो भी मान दिए हुए यहाँ रख लेना, ये सारे मान आपको यहाँ मिल दिए हुए, इस तरह से अपन रख देंगे सारे मान, और यहाँ से एम बी आ जाएगा। ये बी नहीं, ए को वीर बी को ये मान रखा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों विलेय का अणुभार। क्या आ जाएगा? विलेय का अणुभार इस फॉर्मूले से आ गया, ये आता है 256। अब यहाँ पर एन गुना 32 बराबर 256 रख देंगे, एन का मान क्या आ जाएगा? 8। 8 को वहाँ पर एन की जगह रख देंगे तो अणुसूत्र हो गया S8। ठीक है, इस तरह से अपन इसको निकाल लें। भाई कुछ भी नहीं है, सबसे पहले विलेय का अणुभार निकाला, इस फॉर्मूले में यहाँ रखा, एन का मान निकाल लिया, 8 आ गया, उसको वहाँ रख दिया, सिंपल सा आंसर आ गया। परासरण दाब मोलरता से किस प्रकार संबंधित है? परासरण दाब पाई होती है और मोलरता सी होती है। देख लेना, परासरण दाब वाले में ड्राइव मैंने किया हुआ है इसको। ठीक है, पी बराबर NRT समीकरण से आया है। यदि बेंजोइक अम्ल, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, देख बेंजोइक अम्ल को बेंजीन विलायक में बच्चों अगर घोला जाए, किसमें? बेंजीन विलायक में अगर घोला जाए, यदि बेंजोइक अम्ल का संघनन 100% हो, तो इसका प्रेक्षित अणुभार कितना होगा? भाई संघनन हो रहा, वियोजन नहीं हो रहा, तो ये बेंजोइक अम्ल होता है। बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH, तो ये बेंजोइक अम्ल का एक अणु है। लेकिन जैसे ही इसे अपन बेंजीन में घोलेंगे तो बेंजीन में क्या होगा? बेंजोइक अम्ल का एक अणु दूसरे बेंजोइक अम्ल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेगा। तो वो कैसे? ये बेंजीन है, यहाँ C डबल बॉन्ड OH है, ये दूसरा बेंजीन का अणु है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है। होता क्या है, एक बेंजीन का अणु का हाइड्रोजन ये परमाणु है, वो दूसरे बेंजीन के अणु के इस O के बीच में आ जाता है, यानी हाइड्रोजन 2 O के बीच में आ जाता है। ध्यान करो, हाइड्रोजन बंध कब बनता है? जब हाइड्रोजन परमाणु 2 अधिक विद्युत ऋण तत्वों के बीच में आ जाता है। दोनों ऑक्सीजन है, इनकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है। एक से तो क्या बना रहा है बच्चों? एक से तो ये क्या बना रहा है? हाइड्रोजन। एक ऑक्सीजन से तो सहसंयोजक बंध बना रहा है, और दूसरे ऑक्सीजन से ये एक हाइड्रोजन बंध बना रहा है, जिससे ये दोनों के दोनों अणु एक अणु की तरह व्यवहार करने लगते हैं, और इसे कहते हैं अपन द्विलक। क्या बोलते हैं बच्चों? द्विलक। ठीक है, ये दोनों के दोनों अणु एक अणु की तरह व्यवहार करने लगते हैं और ये द्विलक बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? ये द्विलक। क्या बन जाता है? बोलो मेरे साथ, द्विलक बन जाता है। ठीक है, तो ये जो द्विलक होता है, ये वास्तविक रूप से तो बेंजोइक अम्ल के 2 अणु एक साथ युग्म बना रहे, और सैद्धांतिक रूप से हमने एक ही अणु घोला। मतलब सैद्धांतिक रूप से तो हमने क्या लिया है? बेंजोइक अम्ल का एक अणु लिया, हम मान के चल रहे हैं, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि संगुणन नहीं हुआ, तो उस हिसाब से तो ये बेंजोइक अम्ल का अणु उसके संपर्क में नहीं आया, तो इसका अणुभार क्या आना चाहिए? जैसे मान लो X आना चाहिए। ठीक है, लेकिन वास्तव में तो ये प्रायोगिक रूप से, प्रेक्षित रूप से दोनों संगुणित हो रहे हैं और द्विलक बन रहा है, तो अणुभार कितना हो जाएगा? प्रेक्षित अणुभार सैद्धांतिक का डबल हो जाएगा 2 अणुओं से प्राप्त। तो इसीलिए यहाँ पर 2 गुना सैद्धांतिक अणुभार लिख रखा है। प्रेक्षित अणुभार बराबर क्या होगा बच्चों? 2 गुना सैद्धांतिक अणुभार। ठीक है, सैद्धांतिक अणुभार कितना आएगा इसका? बेंजोइक अम्ल का निकाल लो, 122 आता है। ठीक है, गुणा 2 कर दो, 122 कैसा है? देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितने? 2, 16 दूना 32, कार्बन कितने यहाँ पर? 1 ये रहा, और 6 इसे ये रहे 7 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 5 है, तो उन सबका ऐड करेंगे तो बच्चों 122 आएगा। लेकिन 122 तो एक अणु का आएगा, वास्तव में तो 2 अणु हैं यहाँ पर। सैद्धांतिक रूप से तो एक ही अणु का अणुभार आना चाहिए, लेकिन वास्तविक अणु कितने यहाँ पर? 2 द्विलक में, तो वास्तविक अणुभार या प्रेक्षित अणुभार क्या आएगा? 2 गुना सैद्धांतिक अणुभार, यानी 244 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये बच्चों 100% वियोजन हो रहा है NaCl CaCl2 इन सब का। अभी पहले थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन देखा था, इनका 100% वियोजन हो रहा है, तो वन टॉप गुणांक की मान क्या होगा? भाई इससे 2 मिलेंगे, इससे 3 मिलेंगे, इससे 4 मिलेंगे, तो वही वन टॉप होगा। ठीक है, इस तरह से इससे 2 मिलेंगे, इससे 3 मिलेंगे, इससे भी 3 मिलेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें हमें 4 मिलेंगे, इस 1 और ये 3 4, तो ये सब वन टॉप गुणांक के आई के मान है। जितने आयन मिल रहे हैं उतने गुणांक मिल रहे हैं। देखो कैसे, यहाँ पर अपन दोबारा देखें, आई बराबर क्या होगा? प्रेक्षित कण अपन सैद्धांतिक कण, यही है फॉर्मूला, यही है बच्चों। ठीक है, तो आई बराबर यहाँ पर हो जाएगा प्रेक्षित कण कितने बच्चों? देखो इस केस को देखो, प्रेक्षित कण मतलब टूटने के बाद कितने हैं? तो एक ये है, 3 ये 4, 100% वियोजन हो गया, तो ये कण तो बचा नहीं अब। ठीक है, ये कण तो बचा नहीं है, तो हट गया, और यहाँ पर 4 कण मिल गए, तो प्रेक्षित है बच्चों 4, और सैद्धांतिक जो शुरू में लिया था 1, 4/1, तो आई का मान क्या आ रहा है? 4। इस तरह जितने कण मिल रहे हैं वही आई का मान है। ठीक है, और यहाँ पर आई का मान 4 आ रहा है, मतलब 1 से ज़्यादा, तो वियोजन के केस को ही दर्शा रहा है। ताप बढ़ने पर हाइड्रोजन गैस की जल में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हाइड्रोजन गैस जब भी जल में घुलती है, ठीक है, तो वो ऊष्मशोषी प्रक्रम होता है बच्चों, और मैंने आपको बताया था विलेयता वाले टॉपिक में अगर गैस घुले और प्रक्रम ऊष्मशोषी हो तो क्या होगा? तो क्या होगा बच्चों? अगर गैस घुले और प्रक्रम ऊष्मशोषी हो तो क्या होगा बच्चों? ताप को अगर हम बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी।
अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि हाइड्रोजन गैस जब जल में घुलती है तो प्रक्रम ऊष्मक्षेपी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हर कोई गैस जब घुलती है तो ऊष्मशोषी होता है। ये अपवाद है बच्चों, हाइड्रोजन गैस का व्यवहार असामान्य रूप से अलग होता है, इसलिए ये ऊष्मशोषी प्रक्रम दर्शाती है। हीलियम का व्यवहार ऐसे होता है, हाइड्रोजन हीलियम अपवाद है, बाकी सब गैसों में ऊष्मक्षेपी प्रक्रम हो गया, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, और देखो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको करा दिया था, अगर आपको ध्यान हो तो इस तरीके का क्वेश्चन देखो, वैसे आप कर लो। 58.5 ग्राम NaCl को 1 किलोग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है बच्चों। NaCl का आयनन 50% हो तो इस विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो, देखो बिल्कुल ईजी। भाई 50% दे रखा है, वियोजन की मात्रा दे रखी है। 50% का मतलब समझ गया ना, 50% का मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 50/100 यानी कि 0.5 दिया हुआ है अल्फा का। ठीक है, फ्रैक्शन में निकाल लेंगे, ये तो परसेंटेज में फ्रैक्शन में निकाल लेंगे 1 के रूप में, तो 100 का भाग लगा जाते हैं, 0.5 दिया हुआ है अल्फा। और हमें n का मान कितना है, NaCl से प्राप्त कितने का निकालेंगे, 2, तो ये भी 2 भी हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से हम i निकाल लेंगे बच्चों, 0.5 2 - 1, देखो इस तरह से i का मान 1 + 1.5 निकल जाए, आराम से सॉल्व कर लेंगे, i का मान यहाँ पर 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहा है कि विलयन का क्वथनांक, देखो बच्चों विलयन का क्वथनांक क्या होगा, TB, ये क्या होगा, विलयन क्वथनांक में उन्नयन प्लस शुद्ध विलायक का क्वथनांक, भाई क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB और विलायक का क्वथनांक ये, इन दोनों को जोड़ देंगे तो TB आ जाएगा, कई बार आपको बता चुका हूँ मैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात है, TB नॉट तो हमें पता है बच्चों 373.15 होता है, डेल्टा TB नहीं पता। डेल्टा TB के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे अनुसंख्यक गुणधर्म का, I × KB × ये वाला, क्लियर है, I × KB × XA, XA को ऐसे लिख देंगे ना खोल के, W × 1000/m × WV। ठीक है, I × KB × स्मॉल m, मोललता आ जाएगी यहाँ पर, मोललता स्मॉल m, I × KB, भाई अपन को डेल्टा TB का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, I KB स्मॉल m, ये होता है कि नहीं होता, तो स्मॉल m मोललता है, मोललता क्या होती है, WA/m × W × 1000, क्लियर है। यहाँ सारे मान अपन को दिए हुए रखेंगे, 0.78 केल्विन आएगा, उसको यहाँ रखेंगे, 373.15 हम जोड़ेंगे, फाइनल आंसर विलयन इस ताप पर उबलेगा, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के बाद अब कल से मैं आपको नया चैप्टर उपसहसंयोजी, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 बहुत ही मज़ेदार और बढ़िया तरीके से हैंड रिटन नोट्स मैंने तैयार कर लिए हैं, आपको पढ़ाऊँगा, क्लियर है।